नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे और आज सारे सवाल होंगे आंदोलन से जुड़े, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का ही माहौल नजर आ रहा है। आज दिल्ली में राहुल गांधी बैठ गए और सीधे तौर पर कह दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे हम यहां से हटेंगे नहीं। इसी बीच झारखंड सरकार को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के फैसले को पलट दिया है, जिसमें उन्होंने परीक्षा रद्द करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी पर संकट मंडरा रहा था। अभ्यर्थियों ने फौरन हाईकोर्ट का रुख किया, कई याचिकाएं दायर की और हाईकोर्ट ने उनके समर्थन में फैसला सुना दिया। बिहार में भी आंदोलन जारी है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कैपिटल टीवी की खबर का भी असर हुआ। हमने झारखंड के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था और रोशन जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, आज वो इस बात की गवाही भी देंगे। बिहार में आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में। आज प्रोफेसर कुमुद का बयान आया है, जो 17 दिन से अनशन पर बैठे हैं। अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब अचानक से प्रोफेसर कुमुद की चर्चा हर तरफ होने लगी है, क्योंकि 17 दिन से अनशन पर है, 10 किलो वजन घट गया है और उनका कहना है कि सरकार तानाशाही है, कुछ सुनती नहीं है। बहुत सारी मांगे हैं, 5 मांगे हैं उनकी। यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3A लागू की जाए, सहायक प्राध्यापक भर्ती में अधिकतम उम्र 55 साल की जाए, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति संविदा नहीं स्थायी और नियमित हो पूरी तरह से, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए और अतिथि सहायक प्राध्यापकों का सेवा समायोजन 65 साल तक हो। इतनी मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। और आपको बता दें कि ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल 3A जो है, ये एक एकेडमिक स्कोरिंग प्रणाली है, जिसके तहत शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को, और ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी बीच आज तिलचट्टा पार्टी की जबरदस्त कुटाई हो गई। झारखंड में आंदोलन चल रहा है, बिहार में आंदोलन चल रहा है। इस बीच आशुतोष रांका जयपुर पहुंचे थे स्कूल का निरीक्षण करने। वहां उनको दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीणों ने मारा, और सिर्फ रांका को नहीं, पूरी फौज को इस तरीके से दौड़ाया कि वो वहां से भाग खड़े हुए। और दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन को लेकर विवाद चल ही रहा है। राहुल गांधी का बयान भी आया है। साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आज दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस काफी सख्त नजर आई, जिस पर आरक्षण हटाओ आंदोलन में शामिल लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरीके से व्यवहार सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। सरकार और पुलिस तिलचट्टों के आगे झुक गई, लेकिन हमारा दमन कर रही है। ऐसे में आज इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज के डिबेट का सवाल, क्या देश भर में अब सिर्फ आंदोलन होगा? और हाईकोर्ट से झारखंड सरकार को क्यों लगा झटका? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से माधव चौधरी जी, कांग्रेस से रोशन सिंह जी और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले माधव जी आपसे ही सवाल कर लेते हैं, फिर तिलचट्टों की कुटाई का जिक्र करेंगे। ये पटना में 17 दिन से अनशन पर बैठे हैं प्रोफेसर कुमुद, कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही हो गई है, सम्राट सरकार के बस में कुछ भी नहीं है, जबकि सीएम भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज तो दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो बिहार के छात्रों की मांग कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, बिहार के छात्रों की जो मांग है उस पर में ये सम्राट चौधरी की सरकार ऑलरेडी कार्य कर चुकी है। अभी बिहार में ट्री4 का वैकेंसी भी आ रहा है और भी विभिन्न क्षेत्रों में बहाली की प्रक्रिया जारी है बिहार में। इससे पूर्व भी कई वैकेंसीज निकला और बहाली हुई। आजकल एक फैशन हो गया है कि हमको राजनीति करना है। इस सीजेपी जैसे लोग जो अराजकतावादी है, छोटे छोटे इशूज को के आधार पर में या कोई समसामयिक बड़ी इशू पर में आंदोलन करके और अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका प्रभाव राष्ट्रहित पर क्या पड़ेगा, समाज हित पर क्या पड़ेगा। इस सवाल पर मैं आऊंगा, इस सवाल पे आऊंगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे सीजेपी को लेकर। लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो बिहार में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, 17 दिन से भूख अनशन पर बैठे हैं वो, और उनका वजन 10 किलो घट गया है, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? उनकी जो मांग है उस पर तो सरकार ऑलरेडी कार्य कर रही है। अब वो
अब वो बैठे हुए हैं, उसका प्रक्रिया होगा, जो प्रक्रिया है अपना कर रहा है सरकार। लेकिन ये कोई समाधान का तरीका नहीं है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। कल तेजस्वी यादव भी किए हैं आंदोलन, ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, अपना फेस वॉशिंग करना है, चर्चा में बनना है। आंदोलन का उद्देश्य इन लोगों का केवल उतना ही रहता है। सरकार, बिहार की सरकार, ये जो नेता हैं इसमें शामिल, उनके लिए कह रहे हैं कि जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। जो छात्र भी धरने पर बैठे हैं वो भी प्रायोजित हैं। आप पता करिए, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। जो लोग धरने पे बैठे हैं वो दिलीप राय दरभंगा के ही बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। क्या रिजल्ट आया है वो जान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उनका हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना है, छात्र हित नहीं है। वो तो कह रहे हैं और कि हमारा छात्र कोई के लेना देना हित नहीं है में किसी से। एनडीए की सरकार काम कर रही है। तो ये जो 5 मांगे मांगी गई है माधव जी, क्या ये पूरी हो सकती है? अब एक बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं 60 साल तक उम्र में उनको नौकरी चाहिए, 55 साल तक। भाई कैसे होगा? 40 वर्ष लेक्चरर की बहाली की उम्र है। अब वो कह रहे हैं 55 साल उसको करो, कहेंगे 60 साल उसको करो। भाई उस समय रिटायरमेंट का समय है। कि बेतुकी मांग को लेकर के अनशन पे है, कि कोई विषय ही नहीं है। लेकिन जेन्युइन मांगे जो है उसको तो सही मानते हैं ना। आपने फौरन ही टीआरई 4 को लेकर वैकेंसी निकाल दी, उनमें भी बदलाव के लिए कहा जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हटाइए, ये प्री और मेंस का झंझट खत्म कीजिए, जैसे टीआरई 1 2 3 हुआ तो वैसे ही 4 कराइए। अब ये भी चाह रहे हैं कि हमारे कंडीशन पे हो, जहां एक मतलब जितना वैकेंसी निकलता है उससे 100 गुना ज्यादा छात्र पार्टिसिपेट करता है। अब उस आधार पर में एजेंसी जो है, जो अभी करण परीक्षा आयोजित करता है, उसका उद्देश्य है कि छांटना। हमको 1% आदमी का सिलेक्शन करना है, ठीक है। उसके लिए जो व्यवस्था करना पड़ेगा परीक्षा का करे। आप कहेंगे परीक्षा हमारे मुताबिक हो, कल को यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र करेंगे कि पीटी नहीं होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अब तिलचट्टों की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जयपुर में आज आशुतोष रंका की कुटाई हो गई है, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे इन लोगों को दौड़ाया गया, ग्रामीणों ने विरोध किया और इनको खदेड़ दिया। और आशुतोष रंका कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने हमला कराया है, ये राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जानबूझकर हम लोगों के ऊपर अटैक किया गया है। अब अगर तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उन पर एक्शन नहीं होगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे पूरे राजस्थान में। ये लोग वही ना, मतलब ट्रेंडिंग बने रहना चाह रहे हैं। इनका उद्देश्य देशहित नहीं है। वर्तमान जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करता है। ये देश के नागरिक है, हम भी मान रहे हैं। ये अराजक बनना चाह रहे हैं, वो नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा। नीट जैसा पहली बार 70-75 वर्षों में पहली बार रीनीट 2026 की जो परीक्षा हुई है, यही पारदर्शी परीक्षा हुई है। वो करवाने वाले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। जो चूक हुई थी उसकी कमी को भरपाई करके वो इस्तीफा दे दिया। देश हित में बीजेपी वालों ने करवाई है। अब ऐसे लोग यदि घूमेंगे तो देश की जनता अब डंडा लेकर के तैयार है। इन अराजकतावादियों के लिए देश में जगह नहीं है। एक जम्मू कश्मीर में एक महिला सेना को अपशब्द कह रही थी और जैन जी कह रही थी। भाई जैन जी अभी हुआ है, जैन जी सदियों से रहा है। भारत का जैन जी का आदर्श भगत सिंह है, खुदीराम बोस है। ये रंका फंका जैसे लोग नहीं है जो विदेशी साजिश के आधार पर असेंबल किए गए हैं देश को अस्थिर करने के लिए। देश की जनता ऐसे लोगों को डंडा लेके खदेड़ेगी। और ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, भाजपा वहां कहाँ है? कोई भाजपा के लोग नहीं है। हर राष्ट्र प्रेमी नागरिक ऐसे अराजकतावादियों को जगह नहीं देगी, डंडा लेके खदेड़ेगी। सरकार आपकी है ना, इसलिए आप पर आरोप लगा रहे हैं। अब हमारी सरकार है तो भाई हम कार्रवाई करेंगे। वो आवेदन दें, उन पर में जो हमला हुआ है उसके लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी तो राजस्थान की पुलिस कर देगी। ठीक है। और राहुल गांधी जी को दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, कांग्रेस का ये आरोप है। आज वो बैठे हुए हैं एकदम दिन से ही धरने पर। अब समस्या ये हो गया है कि हमारे 55 वर्षीय युवा नेता अब युवा से जैन जी बनना चाह रहे हैं। तो जैन जी से प्रभावित हो क्या है? एलओपी है, एलओपी की मर्यादा है भाई। अनाप शनाप बात बोल रहे हैं, आपको क्या परेशान करेगा? माधव जी
रोशन जी जवाब देंगे? सारी बातों को नोट कर रखा है रोशन जी, एक एक करके सारी बातों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी से शुरू कीजिए रोशन जी। राहुल गांधी, आप दिल्ली वाला मैटर। नहीं, सबसे पहला मैं माधव भाई को जानकारी दे दूं। माधव भाई को जानकारी वहां नहीं होगा, उस बात को वो छू नहीं रहे थे क्योंकि वो छात्र हित की मामला है। पहले नंबर ये जान लें, देश में आज यूजीसी है और यूजीसी का अपना एक कानून है प्रोफेसर वैकेंसी में। पूरे देश के हर एक राज्यों में आज भी 55 वर्ष है। ये प्रोफेसर की बहाली का, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बहाल होता है उसका आयु 55 वर्ष है। तत्काल बिहार में भी वही था, पीछे 2020 में जो बहाली हुई है। हम इसके पूरे कानून को एक एक पहलू को चर्चा करेंगे क्योंकि हम उस धरने से रिलेटेड हैं। हम वहां कम से कम अपने भी गए हैं, हमारे लोग गए हैं और उस जो भी लोग हैं उसके पॉइंट को हम जानते हैं। पीएचडी के क्या प्रॉब्लम है, कितने छात्र वहां क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उसको जानना चाहिए सबको। सरकार कितना गंभीर है नहीं गंभीर है वो पहलू तो बाद में चर्चा होगी। पहले इस मुद्दे को जानना है हम लोग सब आदमी को। तो जानने से क्या होगा, इस मुद्दे पे बहस करने में, जानकारी करने में अच्छा होगा। ये पूरे देश में आज भी, इधर भी हरियाणा में एक वैकेंसी निकली थी, राजस्थान में निकली थी। वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूजीसी का आज भी कानून है। अभी यूजीसी उस कानून को नहीं बदली है, पूरे देश में ये कानून नहीं बदला गया है कि पूरे देश में जो है अभी भी 55 ही है। अगर बहाली निकलेगी तो 55 वर्षीय लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। अब दूसरा मामला, उसका दूसरा पॉइंट है कि आज के डेट में जो आदमी पीएचडी कर लिया है उसका एक अलग पॉइंट था जो वो भी यूजीसी के तहत में वहां लिखे थे। बिहार में एक नया गाइडलाइन बना आज से तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने पहले, और इसलिए कि वो 211 को कॉलेज या क्या खोलना था, उसमें कुछ बहाली करनी थी जिसके चलते वो एक नया कानून और फलना। तो अगर कानून बना था तो उसमें इनको सबसे पहला या तो बेट, अगर राज्य अगर अपने स्तर से करता है तो वो फिर बेट लेता है। जैसे बेट का मतलब हुआ कि हर एक राज्य अपना अपना टेस्ट ले लेता है और टेस्ट लेके तब वो अपना कानून बनाता है कि भाई हम बेट वाले को ये प्राथमिकता देंगे और जो बेट रहेंगे, मैंने वो हुआ कि अपने राज्य के अनुकूल चलना। लेकिन जब आप यूजीसी के कानून को के तहत ही काम करिएगा और अपने मनमाने ढंग से उसको बदल लीजिएगा, पूरे देश में यूजीसी ने इसको, आप जान लीजिएगा असिस्टेंट, इसलिए ये देखे होंगे कि संविदा शब्द यूज है। अगर संविदा यूज नहीं करते तो वो कानून इनका लागू भी अभी नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर संविदा नहीं रहेगा तो कोई भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल होगा उसको इनकी लाचारी है यूजीसी के कानून के तहत बहाल करना। तो ये जो छात्र 17 दिन से जो आमरण अनशन पर है, मूल विषय है कि ये जो नया कानून सम्राट सरकार ने बनाया है उसमें एक और चेंजिंग इन्होंने करना चाहा था, अभी वो तत्काल नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि जो गवर्नर जो है वो, तो तीसरा मामला आया था जिसको देखे होंगे, गवर्नर ने अपना, गवर्नर साहब ने एक वाक्य कहा भी है जिसके चलते वो मामला पास है कि भाई सब जगह जो है कुलाधिपति गवर्नर होते हैं और वो विश्वविद्यालय सिस्टम को देखते हैं। उन्होंने एक कानून लाना चाहा कि नहीं वो मुख्यमंत्री होंगे, फलना होंगे, तो उसको तो लगता है मामला पे हमारा कहना। दूसरा बात आप जान लीजिए इसमें एक छोटा सा बात, जहां तक आपने कहा कि मैं राहुल जी का बात कहा, छात्र आंदोलन का बात कहा, जो है वो झारखंड के लड़कों का, एक बात जान लीजिए कि राहुल गांधी जी इन्होंने ठीक समझा है, उसको बोलने में ये थोड़ा सा दूसरे वे में बोले, हमारे एलओपी है और ये विपक्ष के लोग हैं, लेकिन राहुल जी छात्रों के हित के लिए बहुत गंभीर पूरे देश में दिख रहे हैं और वो छात्र और युवाओं को जो है उसका न्याय दिलाने के लिए वो थाना क्या, ठीक है, गांव क्या, पंचायत क्या, देश क्या, शहर क्या, जहां होगा वहां जाएंगे। लेकिन रोशन जी, आपकी सरकार ने जो फैसला लिया था झारखंड में उसको पलट दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, यानी मैं जो आपको बात कह रहा था वो बात सही हो गई, हमारी खबर का असर हुआ।
हेमंत सोरेन जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? तुरंत बताते हैं, तुरंत साहस धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाया, क्या हेमंत सोरेन जी माधव जी, दिखाएंगे? माधव जी बताते हैं कि आप पहले उसको माधव जी सुनिए, रुकिएगा, पहले तब जवाब तुरंत लेते हैं रोशन जी बताएंगे। अगर सुनिएगा तो बताएंगे, नहीं तो टाइम लॉस होगा। आप ये जान लीजिए पहले नवेंदु जी कि जो हमारी सरकार ने वहां राहुल जी के आदेश पर जो बहाली कैंसिल हुआ, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये माननीय न्यायालय का अपना अधिकार है। देश में हम लोग सब उस न्यायालय का आदर करते हैं, उसके सम्मान करते हैं। इसलिए न्यायालय ने जो बातें कही है वो तर्क सम्मत जहां होगा उसको माना जाएगा। हम आपको कल एक बात बोले थे कि दोनों के साथ न्याय होगा, ये बातें गंभीरता से जान लीजिए। कोई राहुल जी का, जहां तक आप लोग तो परीक्षा रद्द कर रहे थे, अब माधव जी जान लें, लेकिन ये तो आपकी गलती थी ना। इतनी आसान नहीं है कि जो आप आसाम और बंगाल से ढो करके सोचे थे कि कुर्सी से हटा देंगे, हमारा धर्मेंद्र हटा है, इसका जितेंद्र हटा देंगे, ये बदला कद्दू और कोहरा का नहीं चलेगा माधव जी। अरे रोशन हमारा माधव जी, रोशन जी प्लीज रुकिएगा। रोशन जी, अभी आप भले बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो झटका है। हाईकोर्ट ने आपकी सरकार के फैसले को पलटा। मैं आगे आपसे जवाब लूंगा। अरुणेश जी आ गए हैं। अरुणेश जी, दो सवाल है मेरा। पहला सवाल, राहुल गांधी को झटका लगा है। रोशन जी यहां बैठे हैं, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया है। ये तो हाईकोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन की हार ही है ना, कि 7,000 लोगों की नौकरी पर जो संकट मंडरा रहा था, हाईकोर्ट ने कह दिया कि सारे लोग जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। और अब झारखंड में जो छात्र गुट है वो हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर इन्होंने मामले को इस तरीके से हाई कोर्ट में ही लेकर के गए, ये चाहते हैं किसी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए। यानी एक तरफ खुशी मनाने वाले लोग, एक तरफ मातम मनाने वाले लोग, और अभी जीत हो गई जो मातम मना रहे थे। तो झारखंड सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये झटका झारखंड के हाई कोर्ट ने दिया है। और ये स्वाभाविक सा था, क्योंकि जब झारखंड सरकार ने लगभग 20 से 24 दिन बाद, यानी लगभग पूरे 1 महीने के बाद जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनकी जो मांगे थी, और उन मांगों को उन्होंने माना और परीक्षाओं को रद्द किया। लेकिन ये झारखंड सरकार के अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को अंदाजा होना चाहिए कि इन परीक्षाओं को रद्द कर देने के बाद जो इन परीक्षाओं को पास करने किया है, भले ही गलत तरीके से किया है, घूस देकर किया है, उनको तो नौकरी मिल गई थी ना। तो वो क्या छात्र शांत बैठेंगे? वो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और अगर वो लोग कोर्ट जाएंगे तो सरकार का क्या कदम होगा? आपको पता है कि जिस समय हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय झारखंड सरकार के जो वकील थे वो शांति से उस फैसले को सुन रहे थे। न उन्होंने विरोध किया, न उन्होंने कोई अपील किया, न उन्होंने कोई दलील दिया, न उन्होंने कोई तर्क दिया, और न ही उन्होंने कोई तथ्य दिया। इसका मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं मौन सहमति है झारखंड सरकार की। अरे भाई, आपके एक फैसले के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इतने सारे जो हजारों सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांगे मानी गई हैं, और अब आपकी ही हाई कोर्ट ऐसा कर रही है, तो आपका वकील शांत रहेगा? अरे आपके वकील को तो उसमें अब जिरह करनी चाहिए ना, भले कोर्ट माने न माने। तो मुझे इसलिए लगता है कि झारखंड सरकार का जो है ये बहुत ही जो उनके सरकार के वकील जो थे, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से नहीं किया। और दूसरी तरफ तो झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री जो वहाँ के हैं, और शिक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा होमवर्क पहले से नहीं कर रखा था कि हम इनकी मांगे आप जो बात कह रहे हैं वो यही बात रविंद्र पासवान जो छात्र गुट के नेता हैं, और दूसरे नेता देवेंद्र महतो, दोनों का यही बयान है कि सरकार ने एक तो महाधिवक्ता को भेजा नहीं, उसके बाद जो रुख अपनाया। तो सर ये तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी दिल्ली में धरना दिया है, तो इस पर भी अपना कमेंट दीजिएगा। और आज जो आशुतोष रांका की पिटाई हुई है, इस पर भी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा जल्द से जल्द। देखिए, राहुल गांधी को तो छात्र और छात्र में नजर आता है अंतर, जबकि अंतर होता नहीं, चाहे वो झारखंड का छात्र हो, दिल्ली का छात्र हो या उत्तराखंड का छात्र हो, क्योंकि उनकी समस्याएं मूलतः एक है। समस्या क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लूप होल्स हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, और घूस लेकर जो नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो जो दिल्ली में राहुल गांधी ने आज किया,
वो तो एक तरीके से मीडिया अटेंशन पाने के लिए गए और ये सारी चीजें किया, लेकिन उनको झारखंड के छात्रों के लिए भी ऐसा कर सकते थे ना, वो रांची आ सकते थे, छात्रों के साथ जो है संवाद कर सकते थे। जब वो प्रयागराज जा सकते हैं तो रांची क्यों नहीं जा सकते हैं? और क्या झारखंड के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के वो ऐसा छात्रों के हित के लिए आवाज उठाएंगे? तो मतलब ये है कि छात्र और छात्र इसमें से राजनीति मत कीजिए, उनके मुद्दों को समझिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। रही बात जो आपने पिटाई वाले मामले की बात की है, तो ऐसा है कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन से जो इस तरह के सो कॉल्ड युवा नेता हैं, जो सो कॉल्ड जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को प्रदर्शनकारी कहते हैं, उनकी दरअसल महत्वाकांक्षा क्या है, एम्बिशन जो बोलते हैं, है ना भाई। हर एक किसी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप छात्र हितों के नाम पर दरअसल अपना सियासी हित साधना चाहते हैं, आप अपना सियासी करियर शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने किया। लेकिन अब देश की जनता धीरे धीरे समझदार है, जागरूक है, तो इस वजह से जो उनके बयान थे, जिस तरीके के उनकी वहां पर व्यवहार था, और उसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में मुझे लगता है उनके साथ जो भी हाथापाई या धक्का मुक्की हुई है, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी वालों ने जानबूझकर पिटवाया है। ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो तो पुलिस जांच का विषय है। अब वहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो जांच करे और देखे क्या वहाँ पे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था, क्योंकि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी बहुत भाग पार्टी है, हो सकता है कि जो है वो अपने ही किसी कार्यकर्ता को जो छात्रों की तरह हो, बीजेपी का भी छात्र संगठन है, ऐसी बात नहीं है, एबीवीपी वगैरह, वो तो जाके कर सकते हैं, कुछ वो तो जांच के बाद पता चलेगा ना, आरोप प्रत्यारोप का दौर। एक सवाल मैं एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगा, छोटी छोटी प्रक्रिया तीनों लोगों से जानना चाहूंगा। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चला और भारी संख्या में लोग पहुंचे इसके समर्थन में, लेकिन पुलिस ने जो रवैया अपनाया उस पर आंदोलनकारियों ने सवाल उठाए कि दिल्ली पुलिस का रवैया हमारे प्रति बिल्कुल नकारात्मक रहा। उन्होंने जानबूझकर बैरिकेड्स लगा दिए, जो तिलचट्टों के सामने झुक गए थे वो हमें दमन कर रहे थे। माधव जी प्लीज 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि देश में क्या आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन प्रायोजित आंदोलन होता है, ये सारे मुद्दे अव्यवहारिक मुद्दे हैं, ये उनको समझ नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? ऐसी आंदोलन होना ही नहीं चाहिए, अव्यवहारिक बात कर रहे हैं जी। इस प्रकार के जो आंदोलन है वो अव्यवहारिक है, असमसामयिक है, और ऐसी आंदोलन की जरूरत अभी देश को नहीं है। देश कुछ और विषय, वंचितों को अवसर देने के लिए आरक्षण है और उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, तो ये अव्यवहारिक आंदोलन है, उसका कोई मतलब फल नहीं होने वाला। तो माधव जी, अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है, तो नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया जा रहा है 33-33 करोड़ में, उसका क्या औचित्य है? देखिए, ये कोई मतलब बना रहा है फॉलोअर्स, ऐसा वो उनकी इच्छा है, प्रधानमंत्री में आस्था है तो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन इस प्रकार की आंदोलन की जरूरत, आरक्षण का व्यवस्था जब देश आजाद हुआ था उस समय संविधान निर्माताओं ने की, फिर बाद में उसमें और कुछ जोड़ा गया जो वंचितों को देख करके वंचितों की हितों की पूर्ति समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, वो अभी अव्यवहारिक विषय। ठीक है माधव जी, एक अरुणेश जी से पूछता हूं। अरुणेश जी, क्या आरक्षण का सही इस्तेमाल देश में हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि 1% जाति 50% जातियों के आरक्षण को दबा रही है, यानी 1% लोग लगभग 49% लोगों का आरक्षण खा लेते हैं और 49% को लाभ नहीं मिलता है। उसी तरह से 100% की बात करें तो 10-12% लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है पिछड़ी जातियों में या फिर SC/ST जातियों में। क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए? भाई मेरी व्यक्तिगत राय पे तो बिल्कुल होनी चाहिए। आपको आरक्षण का इतिहास थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जिस समय ये कॉन्सेप्ट लाया गया था उसके पीछे की सोच ये थी कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत और अच्छी नौकरी देने का प्रयास करना बराबरी की तर्ज पर, ये सब था। लेकिन क्या उसका आधार आर्थिक था?
या सियासी था, राजनीतिक था। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक आधार हो। जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय से हों, मुस्लिम समुदाय से हों या किसी भी समुदाय से हों, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर के वो अभ्यर्थी हैं या छात्र हैं या युवा हैं, तो उनको बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको महीन रेखा भी समझना है कि जब ये आरक्षण का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था, उस समय ये कहा गया था कि इसमें समीक्षा होगी हर 10 साल बाद या 15 साल बाद। और हमारे यहाँ तो आरक्षण के नाम पे सियासत होने लगती है, रोशन जी एक कभी छोटा कोई सा जवाब देंगे? कंस्ट्रक्टिव डिसीजन नहीं होता है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रीमी लेयर का भी मुद्दा है आरक्षण में। भाई, जब आप गरीब थे, आपको आरक्षण का लाभ मिला, आपको आईआईटी में एडमिशन मिला और बाद में आपका किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, तो क्या आपके बच्चे भी उस आरक्षण का लाभ लेंगे? नहीं तो सरकार ने तो कह दिया कि सही है सर। सर आप जो कह रहे हैं सरकार ने तो ऐसे परसों ही कितने कहा है। आईएएस हैं, कितने पीसीएस हैं, कितने सरकारी अधिकारी हैं जो ओबीसी से या दूसरे एससी एसटी से आते हैं। ठीक है, अरे, ओके। अब आपका जीवन स्तर सुधर गया है तो आप अपने बच्चों को तो ठीक है आरक्षण से रोशन जी, मुक्त आप भी रखिए प्लीज ना, जवाब उनको दीजिएगा अपने जल्दी टैलेंट के में। आधार पर आगे आने दीजिए। ठीक है रोशन जी, आप भी जल्द एक जवाब दीजिएगा, आरक्षण को लेकर क्या सोच है? क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी की सरकार ज्यादा से ज्यादा आरक्षण लागू करने के लिए परेशान रहती है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी बीजेपी आरक्षण लाएगी। आरक्षण शब्द जो है, ठीक अवनीश जी ने बोला कि 10 साल बाद समीक्षा होगी और ये समीक्षात्मक बैठक जो है करनी चाहिए। और आज इस चीज का जो है समय आ गया है कि आरक्षण उस गरीब को मिलना चाहिए, उस बेसहारा को मिलना चाहिए जिसको रियल में आरक्षण की जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, राहुल जी तो रोज दिन बोलते हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। राहुल जी तो जातीय जनगणना की बात इसीलिए करते हैं कि मैं उन लोगों को हक दिलाऊंगा, इन लोगों को ये हक मिलना चाहिए। ठीक है रोशन और जी, ये मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीब को, चाहे किसी वर्ग के गरीब हो, वो आरक्षण देगी। ठीक है रोशन जी, आपकी राय है, अरुणेश जी की भी अपनी राय है, माधव जी की पार्टी की राय है, लेकिन नरेंद्र मोदी का मंदिर बनना, माधव जी, ये मुझे नहीं लगता ये ठीक है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि 30-40 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे और देश के पीएम की तुलना भगवान से करना ये कहीं से सही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं खुद आरक्षण का बहुत बड़ा समर्थक हूं। मुझे लगता है कि जिन लोगों को जरूरत है उनको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, और असली लोगों को मिलना चाहिए। जिनको एक बार लाभ मिल गया है उनको खुद आगे आना चाहिए, वो आ सकते हैं। इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए, जो अरुणेश जी ने कहा है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की 150 करोड़ की आबादी है और उसमें अगर एक ही परिवार लाभान्वित होता रहेगा बार बार, चाहे वो सवर्णों का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, तो फिर हम जो ये बार बार कहते हैं कि भारत विकसित हो जाएगा, भारत विकसित कैसे होगा? 2-4-10% लोग आरक्षण का लाभ लेंगे तो भारत विकसित नहीं हो पाएगा। और इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अरुणेश जी, रोशन जी, माधव जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।